आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से, और हमारे आज के खास मेहमान हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रवीण वाजपेयी जी। मैम, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और सबसे पहले जो आपसे पहला सवाल होगा वो होगा बाज़ार को लेकर के। जिस तरीके से हमने देखा शेयर बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, कभी भारी गिरावट हो जाती है, कभी रिकवरी आ जाती है। ऐसे में इक्विटी फंड से क्या थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए? इक्विटी फंड कितने आपको सेफ लग रहे हैं, क्योंकि अब धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मार्केट में जिस तरह की वोलेटिलिटी है? नमस्कार विपुल जी। वोलेटिलिटी जो है वो इक्विटी मार्केट्स का सेकंड नेचर है। तो अगर आप एज इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी से आपको दूर नहीं भागना है, आपको उसको एम्ब्रेस करना है, इनफैक्ट एक्सेप्ट करना है। तो वोलेटिलिटी मतलब हमेशा रहेगी जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं। और ये वोलेटिलिटी ही है जो हमारे निवेशकों को, स्पेशली जो एसआईपी के द्वारा निवेश करते हैं, उनको हेल्प करती है। क्योंकि जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, जब हम बोलते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालिए, अगर लगातार मार्केट सिर्फ ऊपर चले, एक लीनियर ग्रोथ दिखाए, तो हमारे एसआईपी इन्वेस्टर्स को तो कभी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब हमारी मार्केट उतार चढ़ाव दिखाती है और हम लो पे बाइंग करते हैं, दैट इज द टाइम जब उनको बेनिफिट होता है। और इवन लमसम के इन्वेस्टर्स के लिए विपुल जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे। कई बार इतनी ज्यादा रफ्तार से भाग जाती है आगे कि काफी लोग साइडलाइंस पे वेट करते हैं कि मार्केट्स में कुछ गिरावट हो, कुछ करेक्शन हो, तब हम पैसा डालें। तो मेरे ख्याल से एक तो आप वॉलेटिलिटी से भाग नहीं सकते एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, फर्स्ट थिंग। सेकंड कि आप इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। और थर्ड कि इससे घबराना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका समय, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है 5, 7, 10 ईयर्स का है, तो आप बिल्कुल इस चीज से भागे ना, इसको आप एम्ब्रेस करके ही चले। और जो ये रिस्क है, ये सामने दिखाई देता है कि हमारा पैसा ऊपर नीचे जा रहा है, पर जो रिस्क दिखाई नहीं देता वो इन्फ्लेशन रिस्क है विपुल जी, और जिससे इक्विटी इन्वेस्टिंग ही है जो हमें बचा सकती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि इस चीज से बहुत ज्यादा घबराए ना निवेशक, जब तक उनका गोल बहुत पास नहीं है। अगर आपका गोल 6 महीने, साल भर, 2 साल दूर है, तब आप डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके साइड पे अपना पैसा जमा करना शुरू करें। जी, चलिए, तो ये आपको बता दें कि यहाँ पर जो है घबराना नहीं है आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और अगर आपका बहुत नज़दीक कोई लक्ष्य है तब तो आप निश्चित रूप से अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं। वैसे आप निवेशित रहिए और गिरावट का फ़ायदा उठाइए। चलिए, इस बीच अगला प्रश्न मैम जो आपसे है वो ये है कि स्मॉल कैप फंड्स में हमने देखा मार्च महीने में पहली बार जो है वो लंबे समय बाद जो है बिकवाली देखने को मिली, जम के खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिली, लोगों ने गिरावट वहाँ पर भी जो है मुनाफा वसूली शुरू कर दी। अभी जो लोग निवेशित हैं उन्हें इस समय क्या करना चाहिए? जो लोग स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाह रहे थे और उनको लग रहा था कि वो चूक गए हैं, क्या उनको अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए? क्योंकि रिटर्न भी काफ़ी अच्छे बने हैं लोगों के, लेकिन अब लोग घबरा रहे हैं और पहली बार हमने आउटफ्लो देखा है लंबे समय बाद। जी, स्मॉल कैप फंड्स में हम ज्यादातर देखते हैं विपुल जी की जो रिटर्न्स हैं वो लंपी होते हैं। यानी कि ऐसा लगातार हो सकता है कि आपको 2 साल 3 साल कोई रिटर्न ना दिखे, और जब दिखते हैं तो काफी भारी रिटर्न्स दिखते हैं। और ऑब्वियसली लास्ट ईयर में हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मेरे ख्याल से अगेन आप 2-3 चीजें चेक कर सकते हैं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का क्या परसेंटेज है। अगर आपका जो परसेंटेज है स्मॉल कैप फंड्स में अराउंड 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो है, और अभी आपका जो लक्ष्य है वो दूर है, तो मेरे ख्याल से आप बने रह सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। बल्कि जब डिप आए तो आप थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर है तो आप कंटिन्यूड रहिए। अगर आपका एलोकेशन, आपको लगता है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा है, कि वहां पे आपके पास लार्ज कैप्स कम है और आपके पास स्मॉल कैप ज्यादा है, अगर आपका प्रोपोर्शन उतना आपको सही नहीं लग रहा है विजावी की डिफरेंट मार्केट कैप्स, तो डेफिनेटली वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अपने जो विद इन जो इक्विटी का जो मार्केट कैप वाइज आपका एक्सपोजर होना चाहिए, आप उसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी गुड। एंड अगर आपका कोई लक्ष्य अगेन पास है और आपका गोल ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, या आपके फंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप फंड से फिर निकल जाना चाहिए। बिकॉज अगर वहां पे फॉल आती है तो ज्यादा हार्ड फॉल होगी,
तो अगेन एग्जिट होना चाहिए इफ योर गोल इज क्लोज। मैम अगर गोल दूर है, या फिर मान लीजिए कि किस तरह के लोगों को स्मॉल कैप फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड को लेके बहुत लोगों के सवाल भी हमारे पास आए हुए थे, तो मैं चाह रहा था कि इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दें किन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दूसरे लोगों को देख करके निवेश कर लेते हैं। किसी ने दोस्त ने बता दिया, किसी फैमिली मेम्बर ने बता दिया कि तुम्हारे फंड का रिटर्न तो इतना है, मेरा फंड तो 1 साल में डबल हो गया, तो इसकी वजह से भी लोग निवेश कर देते हैं। उनके लिए क्या संदेश और क्या बातें कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, अभी पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने में मैंने जितने पोर्टफोलियोज एनालाइज किए हैं, जैसे आप जैसे प्लेटफॉर्म्स है उनके द्वारा जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि अभी जो पिछले मैं 1-2 महीनों का बता रही हूँ कि स्मॉल कैप्स का जो परसेंटेज है हमें काफी ज्यादा दिख रहा है। इनफैक्ट ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 4-4 स्मॉल कैप्स उन्होंने जोड़ रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और कहीं ना कहीं जो जोड़ने का डिसीजन होता है ये रिसेंसी बायस के चलते होता है। यानी कि आपने अभी पीछे देखा कि हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा चल रहा था, क्योंकि स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनका नाम ऊपर आता है और आपको लगता है कि अच्छा 35% रिटर्न मिल रहा है, 40% रिटर्न मिल रहा है, तो हम इसी में लगा दें। सो निवेशकों की इंटेंशन अच्छी होती है, पर कई बार आप ये नहीं समझ पाते हैं कि जब ऐसे रिटर्न्स आपको दिखते हैं तो ये हम एक छोटे समय के रिटर्न्स देखते चल रहे हैं या मैनुअलाइज रिटर्न्स देख रहे हैं, तो हमारी करंट परफॉर्मेंस से हमारे पास्ट रिटर्न्स भी बेटर दिखते हैं। तो 2-3 चीजें यहाँ ज़रूरी हैं कि जब आप निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप्स के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न मेरे ख्याल से 6 से 7 साल का मिनिमम होना चाहिए। आप उतना होराइज़न रखते हैं तो आप डेफिनिटली स्मॉल कैप्स में एक्सपोज़र लीजिए। दूसरा, रिटर्न्स माना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट उतार-चढ़ाव वहाँ ज़्यादा शार्प होती है। तो आप अच्छे रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर एलोकेशन बहुत ज़्यादा मत लीजिए। बिकॉज़ अगर आप थोड़े भी नए इन्वेस्टर हैं, आपने आज स्मॉल कैप ले लिया पीछे रिटर्न्स देख के, हम चाहते हैं कि जब मार्केट में अगर आपको -50 भी जा रहा है वो फंड, आप तब भी इन्वेस्टेड रहें और अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ वही चीज़ है जो आपको कल को बेनिफिट देगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस रिस्क को समझ के इन्वेस्ट करें और उस वोलेटिलिटी को आपके पास झेलने की क्षमता हो। और एलोकेशन आप मेरे ख्याल से 5 टू 10% से ज़्यादा ओवरऑल पोर्टफोलियो का ना लेके चले इनिशियली। बट विपुल जी, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के पास मेरे ख्याल से स्मॉल कैप होना चाहिए, बट जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो जी। थोड़ा सा मे बी अपने आप को 1-2 साल का समय दे सकते हैं और उसके बाद स्मॉल कैप में एंटर करें। चलिए, तो जो भी स्मॉल कैप फंड में पैसे लगाना चाह रहे हैं उनके लिए 2-3 महत्वपूर्ण बात है। पहला ये कि आपका नज़रिया कम से कम 6 से 7 साल का होना चाहिए। दूसरा ये कि 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। कोशिश ऐसा ऐसी ना हो कि रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं तो 70-80% के निवेश जो है वो खाली आपने स्मॉल कैप में कर दिया। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, और नए निवेशक हैं तो कोशिश करें कि शुरुआत जो है स्मॉल कैप फंड के साथ ना करें, वरना पता लगे आप घबरा गए और आपने आगे का निर्णय जो है वो म्यूचुअल फंड से दूरी बना ली, तो ऐसा नहीं करें। और अच्छे जो लार्ज कैप फंड हैं उसमें पैसे लगाएं, ये प्रवीण जी का मानना है। अगला प्रश्न मैम, फिर से हम देख रहे हैं हाइब्रिड फंड के अंदर एक बार फिर से इंटरेस्ट जग रहा है। मार्च के अंदर जो नंबर्स देखने को मिले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स देखने को मिले हैं, और वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी इंकरेजिंग नंबर हैं। अभी क्या करना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को हाइब्रिड फंड में पैसे लगाने चाहिए? खासतौर से जो टैक्सेशन का बेनिफिट था उसके खत्म होने के बाद ऐसा लगा लोगों का बिल्कुल मोह भंग हो गया है, लेकिन अब दोबारा लोग लौट रहे हैं। किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे लगाने चाहिए हाइब्रिड फंड में? हाइब्रिड फंड में बिल्कुल जी, अगर हम डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि मैं पैसा डालना भी चाहता हूँ स्टॉक मार्केट्स में, बहुत ज्यादा अधिक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप जाइए और आप हाइब्रिड फंड्स में पैसा डालिए। बट विद इन हाइब्रिड फंड्स भी अगर हम बैलेंस्ड एडवांटेज या मल्टी एसेट फंड भी उठाएं, तो विद इन दोस फंड्स ऑल्सो विपुल जी हमारे पास बहुत डिफरेंट तरीके के फंड्स निकल के आते हैं। कुछ काफी कंजर्वेटिव हैं, कुछ थोड़े एग्रेसिव हैं, तो आपको सही चुनाव करने की जरूरत है। तो हाइब्रिड इन इटसेल्फ, क्योंकि इसमें अपनी 6 कैटेगरीज है, एक बहुत स्प्रेड आउट स्पेस है, तो हाइब्रिड में कौन सी कैटेगरी और उसकी कौन सी फंड आप चुनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, पर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए। सेकंड विपुल जी, मेरे ख्याल से हाइब्रिड फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है उन निवेशकों के लिए जिनको एक साथ लमसम पैसा डालना है, मार्केट्स हाई पे है, इस टाइम पे वैल्यूएशन फ्रेश लगते हैं, तो वो अपने से जब मार्केट गिरेगी तो पैसा नहीं डाल पाएंगे, इमोशन आ जाता है, तो वहां पे हाइब्रिड फंड उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर अभी हम देखें तो काफी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं जो सिर्फ 32 से 35% इक्विटी में है, बाकी डेट में लेके बैठे हैं पैसा। तो अगर मार्केट्स में गिरावट आई तो पूरा जो डेट में पैसा है वो इक्विटी में डाल देंगे, पर शायद हम अपना पैसा डायरेक्ट उस टाइम पे मार्केट में ना डाल पाए।
तो अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आप इन फंड्स का डेफिनेटली सिलेक्शन कर सकते हैं, स्पेशली लमसम इन्वेस्टिंग के लिए। और तीसरा मेरे ख्याल से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन समवेयर बिटवीन 3 to 5 6 years है, जहां पे मान लीजिए आपके बच्चे ने 3 साल बाद कॉलेज जाना है या 4 साल बाद आपका कोई दूसरा लक्ष्य है, मेरे ख्याल से उस टाइप के टाइम पीरियड के लिए भी ये फंड्स काफी सूटेड है। एंड फोर्थ थिंग जिसके लिए ये अच्छे हैं वो है SWP। अगर आप रिटायरमेंट का अपना फंड बना रहे हैं, तो आपकी जो फाइनल 10 years ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आप 50 के हैं और आप 58 पे रिटायर होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका एलोकेशन एक SWP करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाइब्रिड फंड की तरफ होना चाहिए, ताकि कल को आप उससे सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकें। ठीक, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग हाइब्रिड फंड में निवेश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बार पिछले साल जो है हमने देखा था करीब करीब 11,000 करोड़ के आसपास की निकासी हुई थी, और इस बार 1.5 लाख के आसपास की जो है लोगों ने निवेश किया है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का FY24 के अंदर। अगला सवाल ये है मैम, जो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, आज दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होता हुआ हमने देखा, और अभी चुनाव नतीजों को लेकर के भारतीय शेयर बाजार में तो बड़ी हलचल है और बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो सीधे प्रभावित होता है, लेकिन इनडायरेक्टली सही म्यूचुअल फंड पर भी कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ता है। अब अगले अगर 5-6 महीनों के लिहाज से कोई रणनीति बनानी हो, तो क्या अपने पोर्टफोलियो में चुनाव को देखते हुए कोई बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए कि म्यूचुअल फंड तो लंबी अवधि के लिए होता है, उससे 2-4-6 महीने में क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार कौन सी बनेगी नहीं बनेगी इसको लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल भी आएंगे। आपके से भी लोग पूछते होंगे, आपके क्लाइंट्स वगैरह के, इलेक्शन के टाइम में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, अभी क्या नया कोई फंड ले लें या अपनी SIP रोक दें या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। आप क्या सजेस्ट कर रही हैं इस समय? बिल्कुल जी, मार्केट्स ऐसे हैं जो इतने सारे इवेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इतने सारे इवेंट्स हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है कि उनका आउटकम क्या होगा, ना हमें पता होता है कि वो हो जाएंगे। पर इलेक्शन डेफिनेटली एक टाइम होता है जो इन्वेस्टर्स बहुत कीनली देखते हैं, और उसके कुछ कारण है। बिकॉज अगर कोई सरकार चल रही है, वो काफी सारे पॉलिसी डिसीजंस रोल आउट करते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो वो कंट्री के विकास के लिए करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टेबिलिटी पसंद आती है, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ की कंटिन्यूटी रहे गवर्नेंस में, जो आपने पॉलिसीज रोल आउट की हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, सपोज हाईवे आप प्रोजेक्ट्स को ले लीजिए, दूसरी चीजों को ले लीजिए, उनमें कंटिन्यूटी रहे। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से चुनाव का क्या रिजल्ट रहेगा ये इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से अगर हम इसको दिसंबर तक थोड़ा सा हम वापस जाएं और देखें, तो जब हमारे स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तब मार्केट्स ने काफी बाउंस किया था। एंड आई थिंक वो इसलिए था बिकॉज एक कॉन्फिडेंस आया था कि प्रोबेबली देयर विल बी कंटिन्यूटी। अगर 4 स्टेट्स में सरकार जीती है, प्रॉब्ली वो जनरल इलेक्शंस भी जीत सकती है। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट चीज मार्केट्स देखेंगी कि एक स्टेबल तरीके से क्या हमारे पास एक गवर्नमेंट आई है या नहीं है। ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट मार्केट्स को पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी आप क्लियरली बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और वहां पे वो बिल्कुल तनाव सा चला रहता है कि कौन कौन सा मंत्री बनेगा। तो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्लियर मेजोरिटी की गवर्नमेंट मेरे ख्याल से आनी चाहिए, जो थोड़ा सा उस चीज की संभावना हम ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहे हैं। चल बिल्कुल जी। रहे तो बिल्कुल। अगर रिजल्ट्स ऐसे ही रहे जैसे प्रिडिक्टेड है, या लोग मान रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म प्रॉबेबली एक बाउंस आ सकता है, या एक खुशी मार्केट्स में दिख सकती है। बट मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। बट एट द सेम टाइम जो इलेक्शंस जब हमारे खत्म होते हैं और हम मान लेते हैं कि जैसे प्रिडिक्टेड है, थोड़े से रिजल्ट्स उसी तरीके के रहते हैं, उसके बाद बजट एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। बिकॉज हमें नहीं पता है कि बजट में मान लीजिए कोई थोड़ा सा भी हेर फेर हो गया, टैक्सेशन को लेके, कैपिटल गेन्स टैक्सेस को लेके, या कोई और छोटा चेंज, वो ट्रिगर हो सकता है मार्केट्स के लिए, जो मार्केट्स पसंद ना करें। एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से इस टाइम पे हमारा ज्यादा कंसर्न होना चाहिए जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, कि इजराइल, ईरान एंड जो हमारा मिडिल ईस्ट है, ऑल दीज एरियाज रिमेन स्टेबल, बिकॉज उन चीजों का भी हमारे मार्केट्स पे डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सो अगेन रणनीति आपकी ऐसी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बीच में वॉलिटिलिटी डेफिनेटली आपको देखनी ही है, विपुल जी, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बहुत ज्यादा कुछ मत करिए, आप थोड़ा अपने पास फंड्स रख सकते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो आप तब एड ऑन कर सकते हैं। बट अगेन आपके गोल्स क्लोजर है तो आप रिस्क मत उठाइए, और इस टाइम पे मेरे ख्याल से आप स्पेकुलेशन में इन्वेस्टमेंट मत करिए, फिर वो गैम्बलिंग जैसा हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो गलत होगा, वो नहीं करना चाहिए।
चलिए इस सवाल को थोड़ा घुमा के पूछते हैं। मान लीजिए कि मुझे पैसों की आवश्यकता है और मेरे पास डेट फंड भी है, हाइब्रिड फंड भी है, इक्विटी फंड भी है। तो अगर मुझे कोई फंड से रिडीम करना हो तो मैं कहाँ पे रिडीम करूँ? क्योंकि एक आम आदमी का सवाल यही होगा कि क्या, जैसा कि बहुत सारे इवेंट आपने ही बताए, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन, हम देख रहे हैं क्या रेट कट होगा कि नहीं होगा, हमारी नज़रें जो है कई कच्चे तेल की कीमतों पर लगी हुई हैं और आने वाले समय में बजट का एक बड़ा इवेंट है ही है। तो क्या इक्विटी फंड से थोड़ी सी दूरी बना लें या फिर कोई दूसरा फंड बेचें? अगर बेचना हो तो क्या बेचें रिडीम करने के लिए? विपुल जी, एक बार मुझे लगता है ऐसे में अपना ये अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो रिव्यू करने का। सारी चीजें बहुत रफ्तार से भागी हैं। एक पोर्टफोलियो रिव्यू के करते चलते आपको ये पता चल जाएगा आपके कौन से फंड्स है जिनने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से फंड्स है जो लैग कर रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा फंड है जो अंडर परफॉर्मर है। क्लियर अप करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से अगर आपके इक्विटी फंड में ऐसे कोई फंड्स हैं जो आप लंबे समय के लिए नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे या अब तक आपको परेशानी दे रहे थे, अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे थे या आप उसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते, डेफिनेटली उसको आप मेरे ख्याल से इस टाइम पे क्लीन अप कर सकते हैं बिकॉज मार्केट्स अच्छे लेवल पे हैं। आप के लिए एग्जिट बनाना यहाँ पे इजी रहेगा। और जहां तक हमारे फंड्स को यूटिलाइज करने का सवाल है, आइडियली अगर आपका कोई नियर टर्म गोल था तो आपका पैसा ऑलरेडी उसी हिसाब से एलोकेटेड होना चाहिए कि मैंने उस समय पे कौन सा कहां से रिडेम्पशन करनी थी। पर अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से आप एक छोटी सी आगे की रणनीति सोचिए कि अब आपके क्या गोल्स हैं। अगर लंबे समय का पैसा रह सकता है तो इक्विटी को सिर्फ क्लीन अप पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा पैसा निकालिए। और बाकी डेट में अगर आपका पैसा है जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट पा रहा है तो वहां पे आप थोड़ा रिटेन कर सकते हैं। ऐसा पैसा पहले निकालिए जहां पे इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो नया पैसा है प्रोबेबली आपका। ठीक। ये हमारे दर्शकों के लिए जानना इसलिए आसान हो गया क्योंकि तमाम हमारे एक्सपर्ट अक्सर आकर के ये तो कहते हैं पहले गोल निर्धारित कीजिए फिर निवेश करना शुरू कीजिए, पर ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि अगर महीने के 2-4 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो ये सोच के कि भविष्य में जब ज़रूरत होगी तब निकाल लेंगे, लोग एसआईपी शुरू कर देते हैं, लक्ष्य नहीं निर्धारित करते हैं। तो उनको जब आवश्यकता होती है तो वो सोचते हैं कि अगर 2-3 फंड चल रहे हैं तो कैसे बेचा जाए, क्योंकि हमारे पास जो जनरल सवाल आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। तो मैंने कहा ये सवाल इसी तरह से आपसे पूछ लिए जाएँ। अगला सवाल मैम, और वो है सोना। गोल्ड के अंदर क्या शानदार रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि पिछले जो 2-4 दिन के अंदर हमने देखा है कि थोड़ा ऊंचाई से सोना फिसलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो काफ़ी शानदार देखने को मिला। और अभी भी जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे यहाँ, वो अभी भी बुलिश रवैया ही उनका जो है वो सोने को लेकर के है, सिल्वर को लेकर के है। ऐसे में गोल्ड ईटीएफ में क्या निवेश बढ़ाना चाहिए, और ईटीएफ खासतौर से गोल्ड और सिल्वर में कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कुल पोर्टफोलियो का होना चाहिए मैम? डेफिनेटली गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और गोल्ड आपका एक कांस्टेंट होना चाहिए विपुल जी पोर्टफोलियो का। मतलब एक छोटा एलोकेशन मेरे ख्याल से हर टाइम पे रहना चाहिए आपके पास, सिर्फ ऐसे टाइम पे नहीं। गोल्ड और सिल्वर ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप कॉमन मतलब मिला के भी चलेंगे तो वैसे तो आपके गोल्स पे निर्धारित होना चाहिए कि कितना परसेंटेज एलोकेशन। पर डेफिनेटली एक 5 to 10% का एलोकेशन किसी के क्या पता 15% तक का भी हो सकता है इस एसेट क्लास में निवेश इन्वेस्टर्स का। तो थोड़ा सा नीड बेस्ड होना चाहिए। बहुत लोग आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स प्रेफर करते हैं बिकॉज वो नॉन टैक्सेबल है। तो आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ्स आप ले सकते हैं डेफिनेटली। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब आप लेते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं विपुल जी, उसका अपना बेनिफिट है कि आप 500 रुपए भी डाल सकते हैं गोल्ड या सिल्वर में। उसका एक अपना एडवांटेज है। आप ईटीएफ्स में कर सकते हैं। तो मोड मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो परसेंटेज एलोकेशन है वो समवेयर बिटवीन 5% 10% टू आई थिंक मैक्सिमम 15% डिपेंडिंग ऑन निवेशक का खुद की क्या नीड है उस पर होना चाहिए। सिल्वर थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है, इट इज मोर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक साइकिल्स। तो वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप लें तो ज्यादा टैक्टिकल कॉल लें। और वो समय मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टाइम पहले था कि अगर आपने किया होता तो अभी हमें अच्छे रिटर्न्स दिख रहे होते सिल्वर में। गोल्ड ऑलरेडी काफी अच्छा कर चुका है। अगेन छोटा सोच के आप मत लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट है और आपने अपना गोल्ड का एलोकेशन नहीं लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाइए और फिर उसको लंबे समय के लिए रहने दीजिए। इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। वोलेटाइल टाइम्स पे काम आता है। हम देख रहे हैं चाइना ने बाइंग की है। जैसे ही थोड़ा सा क्राइसिस बढ़ता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो एज इट इज इट शुड बी पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो।